So hi students, today this class is specially for Nagarjuna students because they have exam on Wednesday, social exam on Wednesday. So in that already we have finished geography and economics. तो geography economics already मैंने ख़त्म किया. अभी आपको पता है कि सिलेबस में हिस्ट्री भी है आपको. अब एक दिन में हिस्ट्री कंप्लीट करना पॉसिबल तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हिस्ट्री के मेन पॉइंट जो एग्जाम में आ सकते हैं उसके बारे में देखेंगे हम. Now, this French Revolution, when did it take place? July 14, 1789. तो ये डेट को एक बड़ा इवेंट हुआ वर्ल्ड में, वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शॉर्ट में तो जो मेन पॉइंट है उसी को कवर करेंगे हम. फर्स्ट वी विल सी द मेन कॉज. तो यहां पे हम कुछ कॉज बोल सकते. पहले पॉलिटिकल कॉजेस. ना इसमें पॉलिटिकल कॉज देखेंगे तो लुई 16 ही बिकेम द एम्परर ऑफ फ्रांस. तो कौन से ईयर में हुआ उन्होंने? 1774 में. ये आ सकता है एग्जाम में. इन विच ईयर लुई 16 बिकेम द एम्परर ऑफ फ्रांस? 1774. एंड ही बिलोंग टू बर्बन डायनेस्टी. जैसा अपने इंडिया में गुप्तास, मौर्यस, मुगल्स वगैरह थे, वैसा लुई 16 कौन से डायनेस्टी को बिलोंग करता था? बर्बन. एंड एट द एज ऑफ 20 ही बिकेम द एम्परर. ही वाज मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मेरी एंटोइनेट. वो सब ठीक है, बट ही गॉट एम्प्टी ट्रेजरी. जैसे एम्परर बन गया उन्होंने, सो ही गॉट एम्प्टी ट्रेजरी. खजाना खाली मिला उसको. So we will say that the reasons why he got empty treasury. Now long years of wars. बार बार वो टाइम पे जो एम्परर्स किंग्स थे वॉर लड़ते थे. So due to long years of war, it drained the financial resources of France. यानी उसके पूरे पैसे खत्म हो गए वॉर्स की वजह से. लंबे लंबे वॉर होने की वजह से पूरा खजाना उसका खाली हो गया उसका. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वाज ह्यूज एक्सपेंडिचर. बहुत ज्यादा खर्चा था. व्हाई देयर वाज ह्यूज एक्सपेंडिचर? इन मेंटेनिंग द एक्स्ट्रावैगेंट, दैट इज द इमेंस बिग कोर्ट ऑफ वर्सेलिस. वर्सेलिस में किंग का पैलेस था और वहां पे जो कोर्ट था, दरबार जो था, उसको मेंटेन करने के लिए काफी पैसों की जरूरत पड़ रही थी उसको. Apart from that, when Louis XVI was the Emperor of France, he helped the 13 colonies of US, America. अभी क्यों हेल्प किया? क्योंकि फ्रांस और इंग्लैंड या ब्रिटेन दोनों भी एनिमीज थे और अमेरिका के जो 13 कॉलोनीज थे उनकी फाइट भी ब्रिटेन के ऊपर था. देयरफॉर अमेरिकन कॉलोनीज का, फ्रांस का कॉमन एनिमी था ब्रिटेन. तो इसके लिए उसने किया उसको. एंड देयरफॉर द बोरोइंग्स इंक्रीज. जो उधारी था वो बढ़ गया बाय 1 बिलियन लीवर. सो लीवर इज द करेंसी ऑफ फ्रांस एट दैट टाइम. तो ये भी आ सकता. व्हाट वाज द करेंसी ऑफ फ्रांस? तो 1 बिलियन लिवर्स उसका बढ़ गया. लिवरे नहीं बोला, लिवर. और विच वाज ऑलरेडी 2 बिलियन लिवर्स. यानी जो कर्जा ऑलरेडी 2 बिलियन हो गया था, ये फ्रांस ने अमेरिका को हेल्प करने से 1 बिलियन और बढ़ गया वहां पे. यानी 2 + 1 3 बिलियन से भी ज्यादा उसका बोरोइंग, लोन हो गया उसका लेंडिंग हो गया उसका. उसके अलावा देखेंगे तो ये जो पैसा बढ़ गया फ्रांस का, सो उन्होंने बोरो किया उन्होंने. एंड द लेंडर्स जो उधारी दे रहे थे, हु गेव द स्टेट क्रेडिट. यहां पे स्टेट यानी किंगडम को, फ्रांस को जो दे रहे थे, दे बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट. तो कितने इंटरेस्ट से वो लोन्स दे रहे थे? जो लेंडर्स मतलब जो उधारी दे रहे थे, उन्होंने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन देना शुरू किया. किसको? किंग को या कंट्री को.
Hence most of the budget यानी उनका जो पैसों का हिसाब किताब होता वो बजट, तो बजट में कुछ पैसा एग्रीकल्चर पे रखे, कुछ रोड्स पे, ट्रांसपोर्ट पे, सैलरीज पे करने के लिए वगैरह। तो ये बहुत सारा जो बजट था दैट वाज यूटिलाइज्ड टू पे द इंटरेस्ट। सिर्फ इंटरेस्ट पे करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्चा हो गया उसका। हेंस टू मेंटेन द रेगुलर एक्सपेंसेस, रोज के खर्चे थे, क्या क्या था, मेंटेनिंग द कोर्ट, कोर्ट को मेंटेन करना था, यूनिवर्सिटी को, मिलिट्री को मेंटेन करना था, सबके सैलरीज वगैरह देने थे। उसके लिए किंग डिसाइडेड टू इंक्रीज द टैक्सेस। तो किंग ने कहा कि मैं टैक्सेस को बढ़ाऊंगा मैं। सो दिस इज हाउ ही गॉट एम्प्टी ट्रेजरी, यानी उसके डेस्पोटिक पॉलिसीज, बुरे जो पॉलिसीज थे उसके वजह से फ्रांस को एम्प्टी ट्रेजरी मिला। तो ये हो गया रीजन नंबर 1। नाउ वो टाइम पे यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले की जो सोसाइटी थी उसी को बोलेंगे अपन ओल्ड रेजिम। सो व्हाट डू मीन बाय ओल्ड रेजिम? द सोसाइटी इन फ्रांस बिफोर रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन के पहले की जो सोसाइटी थी उसको ही बोलेंगे अपन ओल्ड रेजिम। एंड देयरफॉर विल कम टू सेकंड कॉज। तो पहला हमने एम्प्टी ट्रेजरी का एग्जांपल देखा, दूसरा हम देखेंगे सोशल कॉज। ना ओल्ड रेजिम में फ्रांस में 3 एस्टेट्स थे, यानी सोशल क्लास। व्हाट डू मीन बाय एस्टेट? सोशल क्लास आर आल्सो कॉल्ड एज एस्टेट्स। इसमें जो फर्स्ट एस्टेट था उसमें क्लर्जी मतलब चर्च की अथॉरिटीज होते थे। सेकेंड एस्टेट में नोबिलिटी मतलब नोबल्स, लैंडलॉर्ड्स, फ्यूडल लॉर्ड्स, वो सब थे, बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स थे वो नोबल्स। और थर्ड एस्टेट में ज्यादा से ज्यादा लोग थर्ड एस्टेट में होते थे, जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, उसके अलावा बिजनेसमैन, वैसे पिजेंट्स, सर्वेंट्स एटसेट्रा, ये सारे लोग थर्ड एस्टेट में थे। नाउ इसमें जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट था दे एंजॉयड सम प्रिविलेजेस, यानी कुछ खास फैसिलिटीज इनको दिया जाता था। हु एंजॉयड मोस्ट ऑफ द प्रिविलेजेस? सेकंड एस्टेट। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रिविलेज था, द मेंबर्स ऑफ फर्स्ट टू एस्टेट नीड नॉट पे एनी टैक्स। उनको टैक्स पर पे करने की कुछ भी जरूरत नहीं था उनको। उसके अलावा जो नोबल्स या फ्यूडल लॉर्ड्स थे इनका और कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज था, वो था दे कलेक्टेड फ्यूडल ड्यूज फ्रॉम पिजेंट्स। तो पिजेंट से क्या वसूल करते थे? फ्यूडल ड्यूज, यानी एक टैक्स वसूल करते थे। नोबल्स और लैंडलॉर्ड्स और फ्यूडल लॉर्ड्स, व्हाट डिड दे कलेक्ट? फ्यूडल ड्यूज। किससे? पिजेंट से। क्योंकि पिजेंट्स का 90% पॉपुलेशन था, बट हार्डली वो कोई लैंड को ओन करते थे। मोस्ट ऑफ द लैंड वाज आइदर ओन्ड बाय क्लर्जी और नोबल्स और रिच पीपल ऑफ द थर्ड एस्टेट। थर्ड एस्टेट के जो रिच पीपल थे, नोबल्स थे, क्लर्जी यानी चर्च था, वो ज्यादा करके लैंड को ओन करता था। पिजेंट्स ज्यादा लैंड को ओन करते ही नहीं थे और उनका पॉपुलेशन 90% था, यानी इनका इनकम कम था लेकिन पूरे टैक्स इन्हीं को देने पड़ते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वाज फ्यूडल ऑब्लिगेशंस, यानी जो पिजेंट्स थे दे हैड टू वर्क इन द फार्म्स और हाउसेस ऑफ द फ्यूडल लॉर्ड्स, यानी नोबल के घर पे जाके काम करना ही पड़ता था उनको, और पार्टिसिपेट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। जब भी नोबल ने कहा कि रोड बनाने के लिए आ जाओ तो जाना ही पड़ता था उनको। और सर्व इन द आर्मी, यानी फ्रांस में जो फ्यूडलिज्म था उसमें आर्मी ये नोबल्स ही मेंटेन करते थे, और किंग को जब भी वॉर लड़ना होता था तो नोबल्स को आर्मी देने के लिए बोलता था, और आर्मी कुछ पिजेंट्स को बोलते थे कि आप आर्मी में ज्वाइन हो जाओ, और वो आर्मी किंग के हवाले किया जाता था। सो ये हो गया कुछ प्रिविलेजेस।
इसके अलावा देखेंगे मोस्ट ऑफ द टैक्सेस, ज्यादा से ज्यादा जो टैक्सेस थे, दीज वर पेड बाय मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट। तो टैक्सेस कौन पे करता था? थर्ड स्टेट के मेंबर्स, जिसमें एक फ्यूडल ड्यूज ऑलरेडी बताया मैंने। उसके अलावा चर्च भी एक अलग से टैक्स वसूल किया, उसको बोलते हैं अपन टिथ्स। द टैक्सेस कलेक्टेड बाय चर्च वाज कॉल्ड टिथ, यानी लोगों का जो 10% या 1/10 ऑफ इनकम जो भी होता था वो चर्च को देना पड़ता था। यानी 100 रुपया किसी ने कमाया तो उसका 10% मतलब 10 रुपीज चर्च को देने पड़ते थे। उसके अलावा जो गवर्नमेंट यानी किंग था वो भी टैक्स वसूल करता था। द स्टेट कलेक्टेड 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, एक था डायरेक्ट टैक्स, और डायरेक्ट टैक्स को ही बोलेंगे टेल, नॉट टाइले, टेल, TAILLE, यानी ये डायरेक्ट वसूल करता था। अपार्ट फ्रॉम दैट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो भी थर्ड स्टेट के लोगों को पे करना पड़ता था, खास करके पीजेंट को, क्योंकि उनका 90% पॉपुलेशन था। तो इनडायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर? जो एवरीडे यूज करने वाले जो आर्टिकल्स हैं, जैसा सॉल्ट के ऊपर, शुगर के ऊपर, टोबैको एटसेट्रा। तो ये सारे चीजों पे इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स मतलब सारे जो टैक्सेस थे वो थर्ड स्टेट के मेंबर्स ही पे करते थे, इवन दो उनका इनकम कम होता था उनका। ये हो गया सेकंड कॉज। तो अभी तक हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के 2 कॉज देखे। पहला कॉज था उसमें लुई 16 के बारे में, एम्प्टी ट्रेजरी। सेकंड देखा हमने सोशल कॉज। नाउ थर्ड एंड इंपॉर्टेंट कॉज इज सबसिस्टेंस क्राइसिस। So subsistence crisis is a situation where livelihood of the people is endangered. यानी लोगों को जो लाइवलीहुड होता वो डेंजर में, यानी अपने जो रेगुलर काम होते वो भी ठीक से नहीं हो पाएंगे, तो वो चीज को बोलते हैं अपन सबसिस्टेंस क्राइसिस। एंड इट वाज ए रूटीन थिंग, रेगुलर फीचर ऑफ द ओल्ड रेजिम। ओल्ड रेजिम में ऐसे सबसिस्टेंस क्राइसिस बार बार आते थे ना। उसका मेन रीजन था इंक्रीज इन पॉपुलेशन। सो व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर सबसिस्टेंस क्राइसिस? इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो फ्रांस में 1715 में पॉपुलेशन था 23 मिलियन, और 1789 में वो बढ़कर हो गया 28 मिलियन, यानी 5 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ गया। और फूड ग्रेन्स उसके हिसाब से बढ़े नहीं। So it did not increase in proportion of the population. जितना पॉपुलेशन बढ़ा उसके हिसाब से फूड ग्रेन का प्रोडक्शन नहीं हो गया। Hence, their prices rose. क्योंकि शॉर्टेज था फूड ग्रेन का, इसलिए दाम बढ़ गए। उसके अलावा जो पिजेंट्स थे वो तो खुद कल्टीवेट करते थे। तो पिजेंट्स के अलावा सोसाइटी में और एक कैटेगरी थी, वर्कर्स। अभी ये वर्कर्स कहां पे काम करते थे? छोटे छोटे वर्कशॉप्स में। यानी वो टाइम पे बड़े बड़े मशीन तो नहीं थे, जहां पे सिंपल टूल से प्रोडक्शन होता, उसको बोलते अपन वर्कशॉप। और इनके जो वेजेस थे वो कौन फिक्स करता था? दैट वाज फिक्स बाय द ओनर। आज गवर्नमेंट, हमने पालमपुर के चैप्टर में देखा, गवर्नमेंट कुछ मिनिमम वेज डिसाइड करता है। तो पहले वैसा कुछ नहीं था, ओनर ने जितना दिया उतना लेना पड़ता था वर्कर्स। एंड देयर वेजेस इट डिड नॉट इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू द प्राइस। यानी जितने प्राइसेस होते थे उसके हिसाब से वेजेस नहीं बढ़े। हेंस द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इट बिगेन टू वाइडन। क्योंकि जो गरीब लोग थे ज्यादा पैसा पूरे फूड ग्रेन्स में ही डालते थे, तो उनका पैसा पूरा खत्म हो जाता था। Therefore, गरीब और गरीब होते गए, अमीर और अमीर होते गए। Hence, gap widened. And in case of any hail, यानी जो गारा होते हैं, और severe cold, hail हो गया, severe cold हो गया, और whenever there was bad harvest,
जब भी हेल कोल्ड या बैड हार्वेस्ट होता था, देन लाइवलीहुड ऑफ द पीपल वाज क्वाइट इंजर्ड, यानी लोगों का लोगों का जीना बहुत ही मुश्किल होता था. लाइवलीहुड ऑफ द पीपल वाज एंडेंजर्ड. सो दिस लेड टू सबसिस्टेंस क्राइसिस. दैट इज रीजन नंबर थर्ड. तो अभी तक कितने देखा हमने? 3. नेक्स्ट, इसमें ये सारी चीज में मिडिल क्लास का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट था. अभी ज्यादा करके प्रॉब्लम किसको हो गया? पीजेंट्स को, ज्यादा टैक्स के वजह से. और वर्कर्स को भी प्रॉब्लम हुआ. वर्कर्स को प्रॉब्लम क्यों हो गया? क्योंकि उनके वेजेस प्राइस के हिसाब से नहीं बढ़ाए गए थे और पीजेंट को टैक्स का प्रॉब्लम था. तो शुरुआत में उन्होंने कुछ रिवोल्ट्स किए थे, बट दे वर नॉट सक्सेसफुल. इन स्पाइट ऑफ कैरिंग द रिवोल्ट्स, दे वर नॉट सक्सेसफुल, क्योंकि उनके पास प्लान या प्रोग्राम्स या मीन्स, यानी पैसे या कुछ प्लान नहीं था उनके पास. देयरफॉर दे वर नॉट सक्सेसफुल इन द रेवोल्यूशन. जो पेजेंट और वर्कर्स थे वो सक्सेसफुल क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उनके पास मीन्स, वेज और प्लान या प्रोग्राम नहीं थे उनके पास. हेंस जो रिवोल्ट करने की जो जिम्मेदारी थी वो किसके ऊपर आ गई? मिडिल क्लास के ऊपर. और इसमें कौन थे? वेल्दी एंड एजुकेटेड पीपल पे. So the responsibility of the revolution was felt on the shoulders of wealthy and educated persons. अभी इसमें जो wealthy persons थे, these were manufacturers and exporters. तो wealthy लोग कौन थे? जो कुछ गुड्स को मैन्युफैक्चर करते थे और कुछ दूसरे कंट्री एक्सपोर्ट करते थे. सो दीज वर वेल्दी पीपल. ना ये जो मैन्युफैक्चर थे ये सिल्क या कॉटन टेक्सटाइल्स बनाते थे. दे यूज्ड टू मैन्युफैक्चर गुड लाइक सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल. नाउ दीज सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल्स आइदर वाज सोल्ड टू वेल्दी पीपल, जो पैसे वाले लोग थे उनको सेल करते थे, और एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज एंड ओवरसीज. तो मिडिल क्लास में वेल्थ कौन थे? जो मैन्युफैक्चर करते थे और जो एक्सपोर्टर्स थे. और ये मैन्युफैक्चर सिल्क या कॉटन टेक्सटाइल को वेल्दी पीपल को या बेचते थे या कुछ चीज एक्सपोर्ट करते थे. ये वेल्दी पीपल थे. अपार्ट फ्रॉम दैट मिडिल क्लास में कुछ एजुकेटेड पीपल भी थे, विच इंक्लूड लॉयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स. तो लॉयर्स थे और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे. एंड दे वांटेड प्रिविलेजेस बाय बर्थ शुड कम टू एन एंड. ये क्या चाहते थे? बाय बर्थ जो प्रिविलेज मिलते थे फर्स्ट सेकंड एस्टेट को, मतलब वो कितना भी उल्लू निकम्मा हो तो उनको प्रिविलेज मिलते थे बाय बर्थ. तो इन्होंने कहा कि जो बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिल रहे हो बिल्कुल मिलने ही नहीं चाहिए. इफ प्रिविलेजेस आर नॉट गिवन ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, then those privileges must be on the basis of merit. मेरिट के ऊपर, टैलेंट के ऊपर प्रिविलेज मिलनी चाहिए, बाय बर्थ मिलने नहीं चाहिए, ऐसा उनका मानना था. उसके अलावा मिडिल क्लास में और एक लोग थे, फिलोसोफर्स. नाउ दीज फिलोसोफर्स, व्हाट डिड दे वांट? फ्रीडम. सबको फ्रीडम ऑफ अपॉर्चुनिटीज. ऑल शुड गेट इक्वल फ्रीडम, ये उनका मानना था. इसके अलावा इक्वालिटी बिफोर लॉ. सो व्हाट डिड द फिलोसोफर वांट? फ्रीडम ऑफ अपॉर्चुनिटी. सभी को इक्वल फ्रीडम मिलना चाहिए और लॉ के सामने सब इक्वल होने चाहिए. तो ऐसे कुछ आइडियाज फिलोसोफर्स के थे. तो ये हो गया रोल ऑफ मिडिल क्लास. अब इसमें फिलोसोफर्स का रोल काफी इंपॉर्टेंट था और उसमें कुछ फिलोसोफर के हम एग्जांपल देखेंगे हम. तो हमारे 3 मेन फिलोसोफर्स है. जॉन लॉक. तो जॉन लॉक ने एक बुक लिखा था, 2 ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट.
सो कौन सा बुक लिखा जॉन लॉक ने? टू ट्रीटिज ऑफ गवर्नमेंट. एंड इन दिस ही वांटेड टू एंड एब्सोल्यूट एंड डिवाइन राइट ऑफ द मोनार्क. वो क्या चाहता था? जो फिलोसोफर्स, सॉरी, जो मोनार्क का एब्सोल्यूट और जो डिवाइन राइट था वो खत्म होना चाहिए. मतलब जो एम्परर्स थे वो बोलते थे कि भगवान ने उनको बना के अर्थ पे भेजा, हेंस दे कैन रूल एज दे वांट. तो इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं, देयर इज नथिंग लाइक दैट. दूसरे थे जीन जैक्स रूसो, सेकंड फिलोसोफर. और इन्होंने ही एडवोकेटेड ए न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. एक नया गवर्नमेंट का फॉर्म बताया, in which there is an agreement between the representatives and government. In government and rulers. तो उनका मानना था कि लोग रिप्रेजेंटेटिव्स को फॉर्म करेंगे और वो रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट को रूल करेंगे. यानी रिप्रेजेंटेटिव्स में से गवर्नमेंट फॉर्म होगा, यानी लोगों के हिसाब से गवर्नमेंट फॉर्म होगी थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स. ये उसका मानना था. एंड थर्ड फिलोसोफर वाज मॉन्टेस्क्यू. तो इन्होंने एक बुक लिखा था इन स्पिरिट ऑफ लॉज. एंड इन दैट ही वांटेड सेपरेशन ऑफ पावर्स. उसने कहा कि पावर्स को सेपरेट करनी चाहिए. एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, ये तीन पावर्स सेपरेट होने चाहिए. पहले क्या होता था? पूरे पावर्स किंग के हाथ में होते थे. तो मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए. पावर को तीन पार्ट में, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, ये तीनों में डिवाइड करने के लिए कहा उसने. ये तीन फिलोसोफर का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम. सो दीज आर द मेन कॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो पहला हमने देखा लुई 16 एंड एम्प्टी ट्रेजरी. दूसरा सोशल डिविजन्स, सोशल क्लासेस. थर्ड सबसिस्टेंस क्राइसिस. फोर्थ रोल ऑफ मिडिल क्लास. एंड लास्ट रोल ऑफ फिलोसोफर्स. तो ये मेन कॉज हो गए फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो पहले मैंने बताया था आपको कि किंग को लगा, लुई 16 को लगा टैक्सेस को बढ़ाना चाहिए. बट इन दोज डेज किंग डिड नॉट हैव द पावर टू इंक्रीज टैक्स ऑन हिज ओन. खुद टैक्सेस नहीं बढ़ा सकता था. फिर टैक्सेस बढ़ाने का काम कौन करेगा? एस्टेट जनरल. सो एस्टेट जनरल वाज ए पॉलिटिकल बॉडी which includes members of all the three estates. तीनों भी एस्टेट के जो मेंबर्स या रिप्रेजेंटेटिव्स थे एक पॉलिटिकल बॉडी को बिलोंग करते थे, उसी को बोलेंगे हम एस्टेट जनरल. तो लुई 16 ने टैक्सेस को बढ़ाने के लिए ये एस्टेट जनरल के मीटिंग को बुलाया था मई 1789 में. और यहाँ पे होता क्या था कि तीन जो एस्टेट होते थे, एक एस्टेट एक वोट डालता था. यानी ओवरऑल 3 वोट ही गिरेंगे. यानी किंग मीटिंग को बुलाएगा लेकिन टैक्सेस बढ़ाना है या नहीं है ये बाय वोटिंग डिसाइड होगी. और एक एस्टेट एक वोट डाले. और यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के 300 और थर्ड एस्टेट के 600 लोग आ गए पैलेस में. और किंग ने पुराने पैटर्न को ही कंटिन्यू किया था. वेरएज थर्ड एस्टेट के लोग चाहते थे कि हर एक मेंबर को एक वोट का राइट मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा रूसो जैसे लोगों ने कहा था कि दिस मस्ट बी द पैटर्न इन वोटिंग, एवरी पर्सन शुड गेट राइट टू 1 वोट. और किंग ने उसको रिजेक्ट किया. और जैसे किंग ने रिजेक्ट किया था थर्ड एस्टेट के प्रपोजल को, वो पैलेस की जो जहां पे मीटिंग हो रही थी इंडोर टेनिस कोर्ट में, वहां पे बाहर आ गए. वो पैलेस के बाहर आके इंडोर टेनिस कोर्ट में गैदर हो गए और अपने आप को फ्रांस के सही रिप्रेजेंटेटिव्स माना उन्होंने. और थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स ने अपने आप को बनाया नेशनल असेंबली. So who formed National Assembly? The representatives of third estate who went to attend the meeting of Estate General. They came out of the hall where the meeting was going on, gathered in the indoor tennis court.
and name themselves as National Assembly, which will be the true representatives of the French people. और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस बनाना शुरू किया उन्होंने. तो इनका मेन काम क्या था? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना. वाई? टू रेड्यूस द पावर्स ऑफ द किंग. किंग के पावर को कम करने के लिए वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना चाहते थे. ये हो गए स्टेट जनरल. और फाइनली ये लोगों ने मतलब 1789 में कॉन्स्टिट्यूशन का काम शुरू किया उन्होंने, और फाइनली 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन का काम बना दिया उन्होंने. 11:30 हो रहे ना, तो गैप लेंगे फिर. हाँ. Then we will see Constitution of France in 1791. तो who drafted this constitution? इसको कौन ड्राफ्ट किया? इसको नेशनल असेंबली ने. Why? To reduce the powers of the king. ऑलरेडी मैंने बताया. तो यहां पे क्या किया उन्होंने? जो किंग के पावर थे उसको सेपरेट किया उन्होंने. पहले पूरे पावर किसके पास थे? किंग के पास थे. वो पूरे पावर सेपरेट किए, और ये पावर्स किसको दे दिया उन्होंने? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को दे दिया उन्होंने. सो पावर्स ऑफ द किंग वर सेपरेटेड एंड गिवन टू लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. तो इसमें लेजिस्लेटिव पावर यानी लॉ बनाने का काम किसको मिला? नेशनल असेंबली को. एग्जीक्यूटिव कौन बना? द किंग खुद बन गया वहां पे. और जुडिशरी में ऑफकोर्स जजेस थे. तो उस तरह से फ्रांस क्या बन गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. तो फ्रांस क्या बन गया? कौन? यानी किंग के पास सिर्फ एग्जीक्यूटिव पावर्स थे और बाकी पावर्स दोनों उसके डिवाइड कर दिए गए. अब यहां पे नेशनल असेंबली को जो इलेक्ट करना था, तो वहां पे सभी को वोटिंग राइट नहीं मिला. जो एक्टिव सिटीजन्स थे सिर्फ उन्हीं को वोटिंग राइट मिला. अब एक्टिव सिटीजन्स कौन थे? मेन अबाउट द एज ऑफ 25 एज के ऊपर मेन, एंड हु कुड पे मिनिमम टैक्स ऑफ द वेजेस अर्न बाय लेबर फॉर 2 days. 2 दिन एक लेबर कितना पैसा कमा सकता? कम से कम उतना टैक्स जो देगा उनको वोटिंग राइट मिला. उनको कहा गया एक्टिव सिटीजन्स, और बाकी सभी पैसिव सिटीजन्स. तो पैसिव में कौन कौन आएंगे? मेन बिलो द एज ऑफ 25, दोज हु कुड नॉट पे द टैक्स, ऑल द वुमेन 25 के नीचे जो टैक्स पे नहीं कर सकते थे, और सारे वुमेन को पैसिव सिटीजन में इंक्लूड किया गया जिनको वोटिंग राइट नहीं था. अपार्ट फ्रॉम दैट जो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन था वो शुरू होता है, इट बिगिंस बाय चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन. जैसा अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल से शुरू होता है, वैसा उनका कॉन्स्टिट्यूशन चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन. और इसमें क्या कहा गया? देयर आर सम बेसिक राइट्स. कौन से हैं? राइट टू लाइफ, ये एक बेसिक राइट हो गया. फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ. Freedom of life, freedom of speech and opinion, equality before law. These are basic rights. Basic यानी natural, यानी these will be enjoyed by birth. As soon as somebody is born, ये सारे rights मिलेंगे. And these are inalienable. That means no one can take away the rights. कोई भी राइट्स को ले नहीं सकता. तो ये हो गया फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन. तो बनाया कौन? नेशनल असेंबली ने. किंग के पावर सेपरेट किए गए, और वोटिंग करने के लिए एक्टिव सिटीजन्स को ही वोटिंग राइट मिला. और फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स के शुरू होता है. दिस इज ऑल अबाउट फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन.